नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज बात करेंगे क्राउच्ड गेट के बारे में, सेरिब्रल पाल्सी में। कई बच्चे जो स्पेशली बड़े बच्चे होते हैं जिनको सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम होती है, ये अक्सर क्राउच्ड गेट के पैटर्न से चलते हैं, जिसका मतलब है कि उनके हिप, नी और एंकल तीनों ही मुड़े हुए होते हैं जब वो चलने की कोशिश करते हैं। जब इस तरीके का वॉकिंग पैटर्न होता है तब उसे क्राउच्ड गेट कहते हैं। और यह क्राउच गेट एक बहुत ही बड़ा हिंडरिंग फैक्टर हो जाता है कोई भी बच्चा जो सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित है उसकी रिकवरी प्रोसेस में। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इस क्राउच गेट को पहले तो जितना हो सके उतना प्रिवेंट करें, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। उसको हम पूरा कंप्लीटली रिकवर या रिमूव नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को हमें समझना होगा और उस चीज़ को, उस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जिससे हम इसको मिनिमाइज कर सकें, इस पे ध्यान देना होगा। तो क्या चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हो फॉलो, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्राउच्ड गेट में जो एक तरीके की डिफॉर्मिटी बन जाती है बच्चे में, मतलब बच्चे का जो खड़े रहने का या चलने का पैटर्न होता है उसमें बच्चा अपने हिप से पैरों को मोड़ता है, घुटनों से भी पैरों को मोड़ता है और एंकल से भी पैरों को ऊपर की तरफ मोड़ता है। जब ये सिचुएशन होती है तब हम उसे क्राउच्ड गेट कहते हैं। अक्सर इसके कारण होते हैं मसल्स में कमजोरी, स्पास्टिसिटी, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर, मतलब जो मसल्स है और जो जॉइंट है ये स्टिफ, बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुके हैं। अगर बच्चे की जो मोटर कंट्रोल यानी जो उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है, अगर उसमें कोई डिसफंक्शन है तब, या फिर अगर बच्चे के मसल्स बहुत ही ज़्यादा टाइट है और उसको कोई और ज़्यादा बेसिक पैथोलॉजिकल चेंजेस जैसे डिस्टोनिया है, स्पास्टिक डायप्लेजिया, ऐसे सिचुएशंस में बच्चा अक्सर क्राउच गेट फॉलो करता है। आपको क्राउच गेट बहुत एडवांस स्टेज में देखने मिलेगा, जैसे बच्चा जब 9-10 साल की उम्र का हो जाता है, जब चलना शुरू कर देता है, तब अक्सर ये देखा जाता है। और जिन बच्चों में स्पास्टिक डायप्लेजिया की पैटर्न होती है उनमें ये और ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। अब आप पूछोगे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे है, तो जैसे मैंने कहा, सेरिब्रल पाल्सी या कोई भी डिलेड डेवलपमेंटल ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स का 100% परमानेंट क्योर आज तक के नहीं मिल पाया है। तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे को जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्किल हम सिखा सके उतना ज़्यादा बेहतर है। तो ये करने के लिए हमें अधिकतर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि अगर कई बार ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ, इंजेक्शंस, सर्जरी और उसके साथ फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन को मिलाकर हम एक आउटकम अचीव कर सकते हैं। दवाइयों की बात करें तो मसल रिलैक्सेंट जैसे बैक्लोफेन जैसी दवाइयाँ दी जाती है। इसके अलावा बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया जाता है उन मसल्स में जहाँ बहुत ज़्यादा टाइटनेस हो। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा स्टिफनेस या बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी डेवलप कर चुका है तब सर्जरी के ऑप्शंस यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इन तीनों के साथ एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज कैसे फॉलो की जाती है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है, जब भी हम क्राउच गेट या सेरिब्रल पाल्सी की वॉकिंग एबिलिटी पे फोकस करते हैं तो हमारा यह फोकस होता है कि हम स्पास्टिसिटी को जितना ज़्यादा मिनिमाइज कर सके उतना बेहतर है। जब बच्चे का मसल टोन नॉर्मलाइजेशन में रहता है या नॉर्मल रहता है या नियर नॉर्मल रहता है, तब बच्चा एक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप बच्चे की थेरेपी या फिर फिजिकल एक्टिविटी शुरू करोगे उतना आपके लिए आसान होगा और उतना ही आप डिले कर पाओगे सर्जरीज, बोटॉक्स इंजेक्शंस, मेडिसिन, इन सारी चीज़ों। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो क्या चीज़ें हमें डेली करनी है। पहला, हफ्ते में 2 से 3 बार आपको रेगुलरली मसाज करना है बच्चे के पैरों का। स्पेशली उन मसल्स पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ पे टाइटनेस या स्टिफनेस या स्पास्टिसिटी ज़्यादा है। मसाज के अलावा रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है।
स्ट्रेचिंग के साथ साथ आप हॉट फर्मेंटेशन भी यूज़ कर सकते हो अगर बच्चे के मसल्स बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो। जब मसाज, स्ट्रेचिंग और हॉट फर्मेंटेशन ये 3 चीज़ें आप रेगुलरली करोगे तो आप देखोगे कि मसल्स जो है ये और भी ज़्यादा रिलैक्स होते जाते हैं। जब हम रिलैक्सेशन अचीव कर लेते हैं तब हमें एक्सरसाइज की तरफ मुड़ना होता है। अगर हम स्ट्रेचिंग की बात करें तो हमें फोकस करना है स्ट्रेचिंग में फ्रंट थाई मसल्स पे, हैमस्ट्रिंग या फिर बैक थाई मसल्स पे, फ्रंट हिप मसल्स जो हम हिप फ्लेक्सर्स जिसको कहते हैं उस पे, काफ मसल यानी एड़ी के मसल पे और पैरों के पंजों के मसल पे। इनकी रेगुलर स्ट्रेचिंग करनी ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ स्ट्रेंथनिंग भी धीरे धीरे शुरू करनी पड़ती है और स्ट्रेंथनिंग में हम फोकस करते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल यानी हमारे फ्रंट थाई मसल्स की, क्योंकि ये वीक होने के कारण जो घुटना है ये मुड़ने लगता है, इसीलिए इसकी ताकत बढ़ानी ज़रूरी है। साथ ही साथ ये पूरा ही इनकम्प्लीट रहेगा अगर बच्चे के कोर मसल्स यानी बैक मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। इसीलिए रेगुलर बैक स्ट्रेंथनिंग या कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के अलावा आपको काफ स्ट्रेंथनिंग या फिर पैरों के इंट्रिंसिक मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी ज़रूरी है। कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं स्क्रीन पे आपको साथ साथ में शेयर कर रही हूँ जो कुछ आइडिया देंगे कि किस तरीके की एक्सरसाइज होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के असेसमेंट और ये जानने के बाद कि कौन से मसल्स टाइट है, कौन से मसल्स ज़्यादा वीक है, उसी के आधार पर फिर ट्रीटमेंट या फिर एक्सरसाइज डिसाइड की जाए। हर एक एक्सरसाइज हर बच्चे पे हमेशा सूट हो ये ज़रूरी नहीं है और इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट के साथ काम करना ज़रूरी है। स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग के अलावा हमें कुछ एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज भी देनी चाहिए जो होती है बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे किकिंग है, स्टेप टू स्टैंड एक्टिविटी है, पिकिंग अप है या फिर रीचिंग टास्क है ऐसे। और स्टैटिक साइकिलिंग या स्टैटिक बाइसिकलिंग भी एक बहुत अच्छी मेथड है जिसके मदद से बच्चे में एक गुड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, टाइटनेस कम होती है और बच्चा धीरे धीरे वॉकिंग शुरू कर सकता है। ये ध्यान रखिए कि आपको शायद एक्सटर्नल एड की मदद लेनी पड़ सकती है। बच्चे पे ऐसा फोर्स ना डाले कि बिना बेल्ट के ही वो चले। अगर मसल्स सही पोजीशन या सही सिचुएशन में नहीं है तो बच्चे के लिए बिना सपोर्ट या बिना बेल्ट के चलना या बिना एंकल फुट ऑर्थोसिस के चलना मुश्किल हो सकता है। यह फोर्स डालना हेल्पफुल नहीं होगा। कोशिश करें अच्छा सपोर्ट लें, क्योंकि जब बच्चा अच्छा सपोर्ट लेता है तो अलाइनमेंट अच्छी बनी रहती है और इंडिपेंडेंस आ जाता है। तो एंकल फुट ऑर्थोसिस, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, ये सारे डिवाइसेस से दूर ना भागे, इनका अच्छे से इस्तेमाल करें। और ध्यान रखिए फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह बिल्कुल लेना ना भूलें, क्योंकि वो जब असेसमेंट के साथ आपको बता पाएंगे कि कैसी एक्सरसाइज, क्या ट्रीटमेंट प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, तब आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। अगर आपको हमसे कुछ मदद चाहिए तो आप ज़रूर से हमारे साथ एक वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें जो ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उस पर आप जस्ट कंसल्टेशन ऐसा डाल के आपके जो भी डिटेल्स है उसको भेज सकते हो। हमारी टीम आप तक के पहुंचेंगी और हम एक वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा आपकी मदद कर पाएंगे। इसी बात पे आज का इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।